हेलो प्लांट पेरेंट्स, आज मैं वापस आया हूँ। आज आपके पास एक खास एपिसोड लेके। सर्दी आ रही है, वायरस बढ़ रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और इसीलिए जो है आज हम उन कॉम्बोज और उन वेजिटेबल्स को उगाना सिखाएंगे जो आप अपने घर में उगा सकते हैं और एज अ सैलड्स भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपके हेल्थ के लिए आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। येस, आई विल टॉक अबाउट दोज 5 salad vegetables which you can grow at home in your urban gardening, in your urban containers, in your balconies, so that आप एक healthier और एक greener life जिए। तो in case you want to keep watching this episode, आपको एक काम करना होगा, go below and subscribe the button, subscribe button, and also hit the bell button so you keep getting the updates on My Plant My Baby and our episodes and our category of Seeds of Life, जहाँ पे मैं आपको ग्रो योर ओन फूड के बारे में प्रेरित करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप अपने घर में ग्रीनर और हेल्दियर वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। इन टुडेज एपिसोड वील टॉक अबाउट दीज 5 बेसिक वेजिटेबल्स जो बेसिकली सैलड्स में यूज़ होती हैं और विंटर्स में उगाई जाती हैं। सो बेसिकली I have seen this complaint from lot of people that हमने सीड्स लगाई और कुछ भी नहीं निकला। हमने गर्मियों में लेटस लगाया और कुछ भी नहीं हुआ। सो बेसिकली हर चीज़ हर सीज़न में नहीं मिलती है बिकॉज वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है। तो अगर आप लेटस को जो है गर्मियों में उगाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। अगर आप अच्छी सीड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं या सही प्रोसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं लगाने का, तो भी आपकी सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगी। कई बार क्या होता है कि सीड्स जब फ्रेश होती हैं तो उनका जर्मिनेशन 100% होता है, बट धीरे धीरे वो म्यूट होती जाती हैं और उनका जर्मिनेशन कई बार 30-20 भी पहुंच जाता है। तो अगर आपने 100 सीड्स लगाएंगे तो सिर्फ 10 या 15 ही प्लांट्स निकलेंगे उसमें से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब कौन सी सीड्स और कैसे लगानी है, और वही तीनों चीज़ें विल टॉक अबाउट इन टुडेज एपिसोड ऑन हाउ टू ग्रो दीज 5 सीड्स एट होम। तो ये 5 सीड्स की बात करते हैं। पहला सीड्स जो है बेसिकली वो है टोमेटो। ये बेसिकली एक हाइब्रिड वैरायटी है, F1 वैरायटी है। बहुत ही रसीले और बहुत ही जूसी टमाटर निकलते हैं इसमें। मैंने खाए हुए अपने घर के और खुद ही बना के, एंड आई कैन टेल यू एंड आई कैन वाउच यू कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। F1 वैरायटी है तो जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा है। कंट्रोल्ड वेदर में और कंट्रोल्ड टेम्परेचर्स में इसको प्रोपिगेट किया हुआ है और इनको इस तरह से स्टरलाइज किया हुआ है कि वे डोर्मेंट रहते हैं। तो बेसिकली अगर ये नहीं भी थोड़ा टाइम भी हो गया और हमने फिर इनको लगाया तो भी इनका अच्छा आउटपुट आता है। सेकंड है क्यूकम्बर। मेरा बहुत अच्छा फेवरेट है, सैलड्स में रोज़ ये यूज़ होता है। खीरा थोड़ा लेट हो चुका है, बट अगर आप इसे नवंबर-अक्टूबर में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा, बट फिर भी आप एक आउटपुट देख के दे सकते हैं। तीसरा है लेटस। अगेन ये तो चाहिए ही चाहिए और आई थिंक ये आजकल हर एक इंडियन घर में यूज़ हो रहा है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। रोमेन है और आइसबर्ग है। आइसबर्ग जैसे अगर आप सबवे की सैलड खाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। बेसिल अगेन हर सैलड्स में आजकल यूज़ होने लगा है एज अ ड्रेसिंग भी। आप इटालियन या जिसमें आप पिज़्ज़ा या पास्ता खा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट बेसिल एक ऐसा अगेन हर्ब है या वेजिटेबल और हर्ब कैटेगरी में आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्यून भी करता है। तो बेसिकली हम एनीवेज इसी की वैरायटी है जो रामा शामा तुलसी जो हम बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। तो अगेन अ वेरी गुड हर्ब। और लास्ट है स्पिनच, पालक। बहुत ही अगेन एक बहुत ही यूनिक और इंडियन घरों में, इंडियन क्यूजीन में बहुत ज़्यादा चलता है। तो मेरा फेवरेट पालक पनीर है। आप लोग उसे सैलड में या सैंडविचेस में कहाँ यूज़ करते हैं, आप उनको डिसाइड करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके सारों की बात करते हैं और बताता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपके जर्मिनेशन जो है अच्छा हो और आप इसे हार्वेस्ट कर पाएँ हर क्रॉप को। तो पहले बात करते हैं टमाटर का। अगर आप टमाटर इसको उगा रहे हैं तो यूजुअली जो है सीडलिंग ट्रे में उगाना चाहिए। सीडलिंग ट्रे बहुत सारे तरीके की होती है। अगर आपको कमर्शियल ग्रोइंग करनी है तो हम लोग बेसिकली कमर्शियल ग्रोइंग में भी इसे उगाते हैं। तो ये 100 सीडलिंग वाली ट्रे है, बट आपको इतने सारे प्लांट्स चाहिए नहीं हैं। तो सीडलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि सीड से सीडलिंग के लिए ना एक स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है, एक स्पेशल ह्यूमिडिटी चाहिए होती है।
बहुत बार आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, रीज़न बीइंग कि आप उसे सही ह्यूमिडिटी, सही टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्दियों में उसे बाहर ऐसे ही लग देंगे तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रही है और इसीलिए जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए स्पेशल इलाज करते हैं, स्पेशल तरीके होते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। तो अगर आप टमाटर लगा रहे हैं तो ज़रूर से सीडलिंग ट्रे का यूज़ करें। इनकेस आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आपके घरों में अगर स्मॉल कप्स हैं, छोटे छोटे कप्स हैं जो इस साइज़ के हैं बेसिकली, उन्हें यूज़ कर सकते हैं आप अपने सीडलिंग को कराने के लिए। बट जब भी आप उसे सीड से सीडलिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर करें कि जब आप इन्हें लगाते हैं बेसिकली तो हर सीडलिंग ट्रे में 2 से 3 लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। इसकी ये डायरेक्ट क्यों नहीं लगाने चाहिए एक बड़े पॉट में, जो मैं बताऊंगा कि जब आप इसे शिफ्ट करेंगे। रीज़न बीइंग कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो एज अ ओवरऑल पूरे चाहिए होते हैं। जैसे ये मेथी है, ये आपको सीडलिंग ट्रे में नहीं लगाने की ज़रूरत है। बट अगर आपको बेसिल लगाना है जो एक सिंगल प्लांट होके प्रॉपर प्लांट बनता है, या टमाटर फॉर दैट रीज़न, आपको उसे सीड टू सीडलिंग ट्रे में लगाना चाहिए। तो कि तब आपकी जो ग्रोथ है उसका जो प्लांट्स को जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए वो उसे मिलता है। जब आप नॉर्मली लगा देते हैं तो नहीं मिलता है। सो मेक श्योर करें कि जब आप इसे बेसिकली अगर लगा रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर करें कि इसे सिर्फ आधे से 1 इंच तक नीचे ही डालें। बहुत नीचे डालेंगे तो वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा और वो नीचे ही रहना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली थोड़ा सा आप इसमें से मीडिया निकालें और 2 से 3 ही टमाटर के सीड्स डालें एक उसमें, ताकि जब आप इसे निकालेंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकें। आइडल थंब रूल है, जितनी भी सीड का जो साइज़ है ना उसके डबल साइज़ आप नीचे कर दें। तो लेट्स से अगर 1 सेंटीमीटर का सीड है तो 3 सेंटीमीटर दबाएं, अगर 4 mm का है तो 12 mm तक ही नीचे लगाएं। आइडली थंब रूल ये कहता है कि एक जितना उसका सीड का साइज़ है उससे 1 साइज़ नीचे तक आप उसे लगाया करें। सो बेसिकली जब आप इसे लगाएंगे, सीड टू सीडलिंग ट्रे हम अभी बना रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हर प्लांट के लिए बेसिकली आप जो हैं एक स्पेशल टेम्परेचर बनाना है हमें। सो हमने जब इसमें ये सारा लगा दिया है तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हम जब इसे पानी दें तो हम इसे कवर करके रखना है। इसलिए जो है हम यूजुअली, अगर आपके घरों में पन्नियाँ हैं, कोई भी प्लास्टिक का है जो ट्रांसपेरेंट है, जो कोई भी रिसाइकिल्ड आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको करना क्या है कि आपको इसको इसके अंदर रखना है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप इसे पानी देंगे और इसको अंदर रखेंगे तो आपको इसको, जब तक इसमें स्प्राउट शुरू नहीं हो जाता, आपको इसको ऐसे रखना है। ये इसलिए कर रहे हैं, हम जब यहाँ पे उगाते हैं तो ये बेसिकली हम यहीं सेम एनवायरनमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी को ट्रैप करते हैं, टेम्परेचर हम कंट्रोल करके रखते हैं और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करके रखते हैं फैन एंड पैड से, जो आपको हमें बेसिकली ये देसी तरीका है उसे करने का एक घर में। तो कमर्शियल ग्रोइंग में जो है बेसिकली यही होता है कि ह्यूमिडिटी, जब सीड्स जर्मिनेट हों तो उन्हें पानी हर वक्त चाहिए होता है। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम कई बार पानी दे के छोड़ देते हैं और हमें रियलाइज़ करते हैं कि जर्मिनेट नहीं हुआ। सो बेसिकली वो इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने उसे ठीक से ह्यूमिडिटी नहीं दी थी। इससे क्या होगा कि जब भी आप उसमें सीड्स डाल के रख रहे हैं और पानी डाल के अंदर रखा हुआ है इसमें, तो इवापोरेशन होगा, वो वापस उसी में चला जाएगा, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। आप इसे 1 से 2 दिन में एक बार खोल दें और फिर कर दें, फिर उसमें थोड़ी सी हवा चली जाए। आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़े बहुत इसमें पिन होल्स करके रख दें। तो पिन होल से क्या होगा कि थोड़े बड़े बड़े होल्स, ताकि थोड़ी बहुत एयर मूवमेंट उसमें रहे, फंगल एक्टिविटी ना हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फंगल एक्टिविटी को आप सॉइल यूज़ करेंगे तो बिल्कुल होगा, कोकोपीट में कम होता है बट फिर भी हो सकता है। तो फंगल एक्टिविटी ना हो इसलिए उसमें थोड़ी बहुत एयर मूवमेंट भी रखें। इसलिए जो है जब आप इसमें डाल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पोरोसिटी रखें, बट द आइडिया ये है कि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। ह्यूमिडिटी मतलब 70-80% आपके हर प्लांट में जो भी आप सीड्स लगाएंगे उसमें होना चाहिए। तो ये तरीका है जब आप बेसिकली सीड टू सीडलिंग कर रहे हैं। जैसे ही वो इस साइज़ में आना शुरू हो जाए और इससे थोड़ा सा और बड़ा, अगर आप ये देख सकते हैं तो ये 10 दिन हो गए इसको लगाए हुए, और इसमें जो है जो स्पिनच थी वो थोड़ा सा ऊपर आनी शुरू हो गई है।
और ये थोड़ी सी और ऊपर आएगी और हम इसे नए पॉट में डालना शुरू कर देंगे। सो टमाटर के लिए बेसिकली हमें देखना है कि जब वो 5वीं पत्ती मतलब कि 3 से 4 इंच तक का प्लांट हो गया है, तब आप उसे सीडलिंग टू एक बड़े पॉट में डाल दें और फिर उसके बाद हम उसे हार्वेस्ट के टाइम पे देखेंगे। बट सीड टू सीडलिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का जो नहीं होता है, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ह्यूमिडिटी नहीं दे पाते हैं। सो ऐसे ही बाकी प्लांट्स की भी अगर बात करें, क्यूकम्बर बिल्कुल सेम एज टमाटर के तरीके ही काम करता है, और सेम इज़ फॉर बेसिल ऑल्सो, कि हमें ये तीनों प्रोसेस सीड टू सीडलिंग वाला जो स्टेज है वो सीडलिंग ट्रे में या छोटे कप्स में ही लगाना पड़ेगा, और मेक श्योर करना है कि ह्यूमिडिटी हाई रखें ताकि जो है जर्मिनेशन हो पाए सीड्स का, जो कई बार नहीं होता है। जब हम लेटस और स्पिनच की बात कर रहे हैं जो हम एक पॉट में लगा सकते हैं, तो हम इसे डायरेक्ट पॉट भी कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि जब हम इससे निकाल के इसमें डालेंगे तो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, और क्योंकि लेटस जो है हमें उसे कटिंग करनी होती है जो इस तरह से होता है, तो हम इसे डायरेक्टली एक 8 इंच का पॉट लें, 8 से 10 इंच का, और उसमें आप डायरेक्टली ही सीड्स को डालें। जब आप डायरेक्टली उसमें डालेंगे और उसको अगेन सेम आधे से 1 इंच नीचे रखें, इसको भी कवर करके रख दें जब तक सीडलिंग जो है तैयार नहीं हो जाती है। जैसे सीडलिंग तैयार हो जाए आप उसे हटा दें और उसमें पानी देना शुरू कर दें बेसिकली, तो आप देखेंगे कि स्पिनच और लेटस बहुत अच्छे तब ग्रो होंगे। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम बेसिकली ये सारे ही प्लांट्स 60 to 90 डेज़ के हैं, तो अगर आप इसे अक्टूबर में लगाएंगे तो दिसंबर जनवरी आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट वी डू इज़ वी प्लान इट एवरी टाइम, तो हम हर महीने इसकी बेसिकली प्रोपगेशन करते हैं। तो घर पे भी मैंने जो है इसे हर महीने के लिए लगाया हुआ, तो इस समय जो हमने अभी दिसंबर में हम हार्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली सितंबर एंड मिड में हमने लगाया था। अभी जो हम लगा रहे हैं वो हम फेब एंड या मार्च के लिए जो हार्वेस्ट करेंगे उसके लिए करेंगे। सो बेसिकली 2 से 3 महीने की आपको साइकिल देख के करना होता है कि आपको कितना हार्वेस्ट चाहिए हर महीने। अगर आप प्रो गार्डनर हैं तभी ये करें। इफ़ यू आर अ स्टार्टअप और यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप दी गार्डनिंग, डोंट डू इट, जस्ट फर्स्ट ट्राई। नेक्स्ट ईयर आप इसको प्लान आउट तरीके से करिएगा। इस बार आप ट्राई करें कि आप इसे उगा पाते हैं, आप उसमें से हार्वेस्ट ले पाते हैं, इसके ऊपर ध्यान दें। सो दीज आर 5 वेजिटेबल्स जो सीड्स टू सीडलिंग इस तरह से आएगा। और जब हम इसको एक 8 इंच पॉट में या 10 इंच पॉट में कन्वर्ट कर चुके होंगे, जो हमें हर प्लांट को करना है, हम उसे फिर हर 15 दिन में जो है बेसिकली वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को हमें डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे जो है बेसिकली वर्मी कंपोस्ट हर 15 डे में से प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट्स वाई जो है हार्वेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब सीडलिंग एक प्लांट की तरफ जा रहा है, अगर उस समय आपने इसे फीड अच्छा नहीं दिया तो ये प्लांट अच्छा नहीं बनेगा, आपको जो हार्वेस्ट मिलेगा अच्छा नहीं मिलेगा। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग सिर्फ मिट्टी लेते हैं या सिर्फ कोकोपीट लेते हैं और उसी में लगा देते हैं, उसमें कुछ नहीं है, तो उसको कुछ भी फूड नहीं मिल रहा है। और जब हार्वेस्ट करना होता है, जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स निकल रही हैं उसमें बेसिकली, तो उसे एनर्जी चाहिए होती है जो कहीं है ही नहीं नीचे मीडिया में। सो मीडिया वो प्लेन मीडिया है रूट्स को होल्ड करने के लिए। तो अगर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या खाद नहीं डालेंगे तो आपकी कभी भी अच्छा हार्वेस्ट नहीं आएगा। यूजुअली 15 से 20 दिन में हार्वेस्ट करना है, जब आप उसे सीडलिंग स्टेज से फाइनल हार्वेस्ट स्टेज तक लेके जाएंगे। तो ये रहे हमारे पॉइंट्स ऑफ ऑल द 5 सैलेड्स के लिए। इन केस आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई आपका हार्वेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो मुझे बताएं नीचे मैसेजेस में, और वील कम बैक टू यू, और हम आपको बताएंगे कि वो क्यों नहीं हो रहा है। बट टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज टाइमिंग डिसाइड करता है टेम्परेचर, लाइट लेवल्स और आपका बेसिकली ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी। तो गर्मियों में अगर आप कर रहे हैं तो लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हैं और ह्यूमिडिटी बहुत नीचे है, तो जो विंटर्स के आपके सीड्स हैं वो समर्स में नहीं होते हैं, कई बार समर्स की सीड्स विंटर्स में नहीं होती हैं। कुछ हाइब्रिड्स होती हैं जो हम कंट्रोल टेम्परेचर्स में फिर भी बना लेते हैं, बट अगर आप ये अपनी बालकनी में बना रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर करें कि वहाँ धूप अच्छी आ रही हो। इन सब प्लांट्स को 4 से 5 घंटे की बेयर मिनिमम धूप भी चाहिए है। अगर कम धूप देंगे तो ये नहीं अच्छा हार्वेस्ट देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी हैं अभी हमने लगा रखे हैं या मेरे घर पे भी है, वो ईस्ट फेसिंग है, तो बहुत ज़्यादा धूप आती है हमारी। सर्दियों में भी अच्छी धूप आती है। तो अगर आपके घर में अच्छी धूप नहीं आ रही है तो वेजिटेबल्स बहुत अच्छी नहीं होंगी, बहुत अच्छा यील्ड नहीं निकलेगा,
तो इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर करना है कि टेम्परेचर का ध्यान रखें। विंटर्स के विंटर्स में ही लगाएं, समर्स के समर्स में लगाएं। कब उन्हें सोइंग करनी है और कब हार्वेस्ट करनी है इसके बारे में पढ़ें। जो मैंने आपको ये 5 बताए हैं, ये आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक उगा सकते हैं, उस सोइंग कर सकते हैं, ताकि आपकी हार्वेस्ट जो है वो दिसंबर से लेकर फेब मार्च तक रहे। अगर आप उसे जैन या फेब में लगाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं निकलेगा, बिकॉज लेटस जब हार्वेस्ट करने का टाइम होगा, विच इज़ मार्च अप्रैल हो रहा होगा, तो गर्मी बहुत बढ़ गई होगी। सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि टेम्परेचर का ध्यान रखें। सेकेंड एस्पेक्ट है कि जब भी आप सोइंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सीड टू सीडलिंग स्टेज में ह्यूमिडिटी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो मेक श्योर करें कि हो रहा है, जो कई लोग नहीं करते हैं। सो ह्यूमिडिटी अगर आपने अच्छी मेंटेन नहीं करी तो आपका सीड टू सीडलिंग स्टेज ही नहीं आएगा, तो आपकी सीड जर्मिनेट ही नहीं होंगी। सो दैट्स द सेकेंड स्टेज जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो है वो पानी का बहुत ध्यान रखना है कि पानी आपने जब अभी डाला है तो आपने पानी डाल रखा हुआ है, तो सीडलिंग स्टेज में उसे हर वक्त पानी मिल रहा है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगी। फोर्थ चीज़ है फूड का हार्वेस्ट। अगर आपको अच्छा करना है, अच्छी यील्ड करनी है, तो आपको वर्मी कंपोस्ट हमेशा डाल के रखनी पड़ेगी। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपकी प्लांट ग्रोथ विल बी बहुत वेरिएंस। हर 15 दिन से 20 दिन में डालें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर आपके घर में अवेलेबल है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऑर्गेनिक यूज़ करें। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जो एक अच्छे ग्रोथ को चाहिए, बट एटलीस्ट ऑर्गेनिक होता है, तो हमें पता है हम क्या खा रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या इंटेक ले रहे हैं, प्योर ऑर्गेनिक है। मैं कहने में तो आप उसमें स्लो रिलीजर्स भी डाल सकते हैं, बट यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि उसके अंदर ऐसे कौन कौन से और सब्सटेंसेस हैं जब आप ईट करें तो वो आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ऑर्गेनिक में यह है कि हमेशा वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं आप या गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो प्योरली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं वो बेसिकली नेचर के, तो उसको नाइट्रोजन भी मिल रहा है ग्रोथ के लिए, फास्फोरस भी मिल रहा है, पोटैश भी मिल रहा है, और उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स भी एक ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहे हैं। सो हमेशा वर्मी कंपोस्ट डालें हर 15 से 20 दिन में, जब तक हार्वेस्ट नहीं होता। सो ये हमारे 5 सीड्स हैं जो आप बेसिकली एक अच्छी सैलेड्स के लिए बना सकते हैं। तो अगर आपको अपने घर में सैलेड्स उगानी है या आपको अपने घर में हर शाम को सैलेड्स खुद ही ग्रो करनी है, सो यूज़ दीज 5 वेजिटेबल्स and create a very beautiful container gardening and grow your own food at home. Thank you so much for watching Seeds of Life from My Plant My Baby. In case आपको अगर कोई questions होंगे तो keep us updated and we'll happy to help you there. Bye bye.